डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे, बात क्या, इससे पहले भी हमारी एक क्लास हो चुकी थी यूपी ट्रिपल एससी की। तो आज हम फिर से देखेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी की हमारी दूसरी जो क्लास होगी, जो वीडियो री एग्जाम, जो आपका पहले जो एग्जाम जो निरस्त हो चुका था वो दोबारा से 26 से 27 जून को हुआ। इसके बाद भी जो नई वैकेंसी आ गई है यूपी वीडियो की, उसके लिए भी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी के नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्या है, श्रृंखला दे रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो शेड्यूल रहता है वो क्या रहता है। तो देखिएगा, आपके साथ मैंने हर वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं देखा तो भी आप देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी वो आपके लिए। यानी कि आपकी 6 दिन क्या होती है, सुबह हम टाइम से ही मिलते हैं, तो आप भी सक्रिय रहेंगे टाइम के साथ में। ठीक है, सक्रिय होइएगा टाइम के साथ में। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्या होती है, आपकी क्लास होती है दोपहर में। सोमवार गुरुवार को शाम 8 बजे क्लास होती है, किसकी, इतिहास की। फिर भूगोल क्लास होती है आपकी 8 बजे। और ये देखिएगा वीडियो की कितने दिन क्लास होगी आपकी, सोमवार, बुधवार और गुरुवार। अगर आपने सोमवार की क्लास को नहीं देखा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी देख लें, जिससे आपकी बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके आने वाले पेपर में, है ना। किसी भी एग्जाम का पेपर हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, क्या रहता है। ठीक है, उससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिएगा, अगर आपने व्हाट्सअप एसएमएस नहीं किया है तो बहुत सारे बच्चों ने कर रखा है, उनको पीडीएफ प्राप्त हो जाती है। तो व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कर दें 9410024474। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पे भी एसएमएस हमको कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो पहले प्रश्न की है कि आवृत्ति बाढ़ का जो कारण है वो क्या है। मृदा अपरदन है, वनों की कटाई है, नदी तल की सिटलिंग है, या ऊपर के सभी है, यानी कि उपयुक्त तो सभी ऑप्शन है। तो जो आपकी जो बाढ़ होती है, जिसको हम कहते हैं डिजास्टर, ठीक है, वो क्या आती है, यानी कि मृदा अपरदन उसके लिए एक भयानक समस्या है। वनों की कटाई भी है हमारे पास में, नदी तल की सिटलिंग भी है। तो उपयुक्त के क्या है, सभी आंसर आपके सही हैं। उसके बाद भी ऐसे भारी वर्षा, अगर भारी वर्षा होती है तब भी क्या होता है, आपकी आवृत्ति बाढ़ आती है। ठीक है, भारी वर्षा ऐसे लगातार मूसलाधार बारिश हमारी होती रहती है। नदियों का अति प्रभाव होता है। ठीक है, नदियों का अति प्रवाह, अति प्रवाह हमारा होता है। ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कारण है किसका, मृदा अपरदन का, यानी कि कह सकते हैं आवृत्ति बाढ़ का कारण है। बांधों का टूटना, ठीक है, बांधों का टूटना भी होता है हमारा। अब देखिएगा, बांध टूट गए फिर भी आपकी आवृत्ति बाढ़ आ जाएगी, यानी कि डिजास्टर आ जाएगी आपकी। ठीक है, लहरें उठना, ये आपकी सुनामी, ये सब क्या है, कारण है आपके बाढ़ का। सुनामी की बात करेंगे तो सुनामी जो है वो आपकी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया है कि जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो आपकी जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। और मैंने आपको और भी बताया, वनों की कटाई भी क्या है, आवृत्ति बाढ़ का एक प्रमुख कारण है। क्या है कि जब हमारे शहर में, हमारे जिले में, हमारे राज्य में क्या होंगे, वन नहीं होंगे, तो पानी का धाव जो होगा ना, वो क्या होगा, बहुत तेज होगा, स्पीड से रहेगा। इसलिए क्या है, उसमें प्रमुख कारण भी बनता है। अगर मृदा की बात करेंगे तो विश्व मृदा दिवस हम बनाते हैं आपके 5 दिसंबर को। तो याद रखिएगा, विश्व मृदा दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 5 दिसंबर को बनाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए, विश्व मृदा दिवस हम 5 दिसंबर को बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न। उसके बाद है हमारे जादूगोडा की जो खाने हैं वो क्यों प्रसिद्ध है। कच्चा लोहा के लिए प्रसिद्ध है, या बनाती है आपकी माइका, जिसको हम कहते हैं अब्रक। ठीक है, सोना या यूरेनियम। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारा सही आंसर। तो अगर हम बात करेंगे सोना के लिए जो खाने प्रसिद्ध हैं, उन्हें हम कोलार हट्टी की खाने कहते हैं। कोलार हट्टी की जो खाने हैं वो कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में है। और प्रसिद्ध है किसके लिए, तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए देखेंगे तो तांबा के लिए आपकी खेतड़ी, यानी कि राजस्थान में प्रसिद्ध है। सीसा व जस्ता के लिए अगर देखें तो राजस्थान की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, सीसा व जस्ता के लिए राजस्थान की जावर खाने आपके प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ तो होगी हमारी राजस्थान से बात होगी, कोलार हट्टी की बात होगी। प्रश्न पूछ रहा है कि जादूगोड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके
यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यूरेनियम को देख लेते हैं कि यूरेनियम से कितने फैक्ट्स हमारे पेपर बनते हैं। यूरेनियम जो है जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो कहाँ पर है, आपकी झारखंड में है। और झारखंड का एक सिंह भूमि जो जिला है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, सिंह भूमि जिला। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि यूरेनियम का अयस्क क्या है, अयस्क मतलब और क्या है, अयस्क की बात करेंगे तो अयस्क है पिच ब्लेड। क्या है अयस्क का नाम, तो अयस्क का नाम है पिच ब्लेड। इसका अगर फार्मूला की बात करेंगे तो O3O8 क्या है इसका फार्मूला है, तो पिच ब्लेड क्या है, फार्मूला है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा यूरेनियम होता है इसको हम पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम पीला केक कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर, उसमें क्या होता है आपका यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, तो जादूगोड़ा की खाने आपके झारखंड में है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर जिला है उसमें क्या पाया जाता है, आपका यूरेनियम पाया जाता है। इसे पीला केक के नाम से जानते हैं। इसका जो अयस्क है वो क्या है, पिच ब्लेड है आपका। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इससे, ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अगर विश्व स्तर पे बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा, तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो कनाडा, और कनाडा के बाद की बात अगर हम करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर, आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो यूरेनियम का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, आपके कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है हमारा कनाडा में, फिर होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो सिंह भूमि जो जिला है वो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे कि एक छोटा नागपुर का पठार भी है झारखंड में, छोटा नागपुर का जो पठार है, अगर प्रश्न कभी पेपर में बनता है कि छोटा नागपुर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पता होना चाहिए कि जो हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है वो आपके खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है आपके। ठीक है, ये जो पठार है वो आपकी पारसनाथ की खाड़ियों पर स्थित है, तो कह सकते हैं पारसनाथ की जो पहाड़ियां हैं उनपे क्या है, आपके स्थित है, तो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। और हम इसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को हम कहते हैं भारत का रूर। किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम भारत के रूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत का रूर कहते हैं। तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसे हम भारत का रूर भी कहते हैं। और याद रखिएगा किस पहाड़ियों पर है, तो आपकी मधुबनी की पहाड़ियां या आपकी पारसनाथ की पहाड़ियां। तो प्रश्न हमारा ये भी बन सकता है कि मधुबनी की पहाड़ियां या पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो आपके कहाँ पर हैं, तो आपके झारखंड में है। ठीक है, इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न हुआ। आपका सही आंसर क्या होगा, यूरेनियम। यूरेनियम के कई सारे समस्थानिक होते हैं, जैसे हम लिखते हैं 92U238, 92U235। तो यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 92 है। तो परमाणु क्रमांक जिनके समान होते हैं, परमाणु भार जिनके भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और जिनके परमाणु भार समान होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या बना रहा है कि एक वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। पूछ रहा है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा किस राज्य, किस जिले में होती है। मेघालय में होती है, लेह में होती है, कोरोमंडल तट, या कह सकते हैं कोरण तट। ठीक है, आप बताइएगा क्या होगा। अगर हम बात करें कोरण तट की, तो देखिएगा ये आपके महाराष्ट्र, कामागोआ, दमन और दीप, दमन और दीप के साथ सीमा आपकी बनाता है, जिसकी लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर है। कितनी है आपके, 720 किलोमीटर है। अगर हम कोरोमंडल तट की बात करेंगे तो आपका मेन कहाँ पर है, तो मेन आपके तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के साथ में आप बताइएगा किस भारतीय राज्य में है, तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु के साथ में आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है आपके, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आपके किस राज्य में है, तो वो आपके सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो आपके तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, लेह में सबसे कम वर्षा होती है,
तो लेह आपकी सबसे कम वर्षा वाला है। मानसराम में सबसे ज्यादा बड़ी वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं मासिनराम। तो मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद सबसे ज्यादा वर्षा अगर होती है तो कहाँ पर, चेरापूंजी में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा फिर कहाँ पर होती है, आपकी चेरापूंजी में। और उसके जो सबसे कम वर्षा होती है वो आपके लेह में होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर, गोरखपुर में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है आपकी मथुरा में। तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो तराई क्षेत्रों में होती है। और तराई क्षेत्र हमारे कहाँ पर है, आपके गोरखपुर में तराई क्षेत्र है, जहाँ पर थारू जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है, तो थारू जनजाति निवास करती है। ठीक है, तो थारू जनजाति यहाँ पर आपके निवास करती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका लेह होगा, जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद चेरापूंजी में वर्षा होती है। ठीक है, अप्रॉक्स कम से कम 1200 सेंटीमीटर वर्षा आपकी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक जंगल में शेर की उपस्थिति, एक जंगल में शेर की उपस्थिति के लिए क्या आवश्यक है। पेड़ों की कटाई को सुरक्षित रखें, जंगलों में सुंदरता को जोड़ें, या चारगाहों की अतिवृष्टि से बचाएं, या अंध मांसाहारी जानवरों को दूर रखें। पेड़ों की कटाई को सुरक्षित रखें, ये तो नहीं है। ठीक है, जंगलों की सुंदरता को जोड़ें, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। तो क्या बनता है, आपकी अतिवृष्टि जो है आपकी, उसको क्या रखें, उसको बचा के रखें। ठीक है, अगर शेर के लिए बात करेंगे तो भारत में एक नेशनल पार्क है जिसे हम कहते हैं गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, आपकी एशियाटिक शेर, या हम बोले साइबेरियन शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके कहां पर है, तो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है, तो आपके गुजरात में। कहां पर है, आपके गुजरात में। याद रखिएगा, शेरों के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तो कहां पर है, आपके गुजरात में है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलो थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। एक हमारा आया था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आया था हमारा। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था हमारा 1973 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। और अगर प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि इसको कौन लेके आया था, तो कैलाश सरबाला, इन्होंने क्या करा था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था इसको लाने में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था, 1973 में शुरू किया गया था। उसके बाद वनों में रहते हैं तो हम कह सकते हैं वन संरक्षण जो अधिनियम थे वो 1980 में आया था। उसके बाद हम कह दें कि आपके जो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो कब आया था, पर्यावरण दिवस हम 5 जून को बनाते हैं, कब आया था, तो 1986 में आपके आया था। राइट, अगर वन्य जीव की बात कर दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1973 में आया था। और वन अधिनियम 1980 में आया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था वो आपके 1986 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैव विविधता जो आपका है, बायोडाइवर्सिटी जो आपका आता है, ये अधिनियम संरक्षण कब आया था, ये 2002 में आया था। 2002 में यहाँ से आया था। ठीक है, ये 2002 में आया था। राइट, तो ये हमारे संरक्षण अधिनियम है। शेरों के लिए भारत में एक नेशनल पार्क प्रसिद्ध है जिसे हम कहते हैं गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। ओके, चलिए पढ़ाते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि अक्टूबर और नवंबर इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होती है। मालवा का पठार होता है, छोटा नागपुर का पठार, अभी हमने बात करी थी छोटा नागपुर के पठार की, पूर्वी पहाड़ियां होती हैं, या कोरोमंडल तट होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, अक्टूबर नवंबर में। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, ये देख लेते हैं। तो हमने देखा कि मालवा का पठार देखा, अभी हमने छोटा नागपुर का पठार देखा, पूर्वी पहाड़ियां यानी कोरोमंडल तट। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा कोरोमंडल तट है उसका अधिकांश हिस्सा तमिलनाडु और किसमें पड़ता है, आपके, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है और आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है।
तो अगर हम बात यहाँ से तमिलनाडु की ही कर दें तो देखिएगा, बात हमें यहाँ से सिर्फ तमिलनाडु की करनी है। तो उत्तर अक्टूबर और नवंबर में उत्तर पश्चिम मानसून नहीं होता, उत्तर पूर्वी मानसून होता है। यानी कि जो पेपर में आता है कि उत्तर पश्चिमी होगा क्या, या उत्तर पूर्वी होगा, या पूर्वी उत्तर होगा, तो कौन सा मानसून होगा। तो सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून से। ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट बहुत होता है कि अगर अक्टूबर नवंबर की बात करेंगे तो देखिएगा, अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो इस साइड में हमारा क्या है, ये हमारा कोरोमंडल तट है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें ये वाला पार्ट, तो यहाँ से जो हमारा क्या होगा, कोरोमंडल तट होगा। और यहाँ से अगर इस पार्ट को हम देखें तो ये हमारा क्या होगा, मालाबार तट होगा। कौन सा तट होगा, मालाबार। तो मालाबार तट का जो अधिकांश हिस्सा आता है वो किस में आता है, आपके केरल आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की अगर लेंथ की बात करेंगे तो समथिंग 1000 किलोमीटर आती है हमारी। कितनी आती है आपकी, 1000 किलोमीटर आती है। तो कोरोमंडल तट का जो अधिकांश हिस्सा है वो कहाँ पर होता है, वो तमिलनाडु में होता है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। तो तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो उत्तर पूर्व जब मानसून जब आता है तो सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। और अगर पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है, तो उत्तर पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा और सबसे अधिक वर्षा, याद रखिएगा, आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं, आएगा जरूर पेपर में आपके ऐसी टाइप का प्रश्न आएगा कि जो अब प्रश्न वो घुमा के थोड़ा पूछ सकता है, प्रश्न इस टाइप से पूछ सकता है। क्या पूछेगा प्रश्न कि तमिलनाडु में या कोरोमंडल तट में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है। तो आप बता दीजिएगा सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होगी। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा हमारी वर्षा होगी। उसके बाद अगर पूछता है सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है, तो सबसे कम वर्षा जो होगी वो किस मानसून से होगी, तो आपकी उत्तर पश्चिम जो मानसून होगा उससे सबसे कम वर्षा होगी, ठीक है। सॉरी, उत्तर पश्चिम लग गया, यानी कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होगा उससे सबसे कम वर्षा होगी। इस मानसून से सही कर लीजिएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो सबसे कम जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अगर हम बात करें कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से अगर सबसे ज्यादा हम वर्षा की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, ठीक है, उससे जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है पास है पश्चिमी, यानी कि पंजाब में। कहां पर होती है, तो पंजाब में आपकी होती है, ठीक है। और जो जो विक्षोभ होते हैं क्या है, उष्णकटिबंधीय आपके हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, यानी कि तूफान के अंतर्गत आते हैं। जो भूमध्य सागर में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर बहते हैं। याद रखिएगा, अगर हम पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा की बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है, आपके पंजाब में होती है, ठीक है। वर्षा कहां पर होती है, आपके पंजाब में होती है। लेकिन अगर बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ आखिर है क्या, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की श्रेणी में आपके आते हैं, और ये पूर्व की ओर बहते हैं। उत्पन्न कहां पर होते हैं, तो उत्पन्न होते हैं हमारे भूमध्य सागर में। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होते हैं वो कहां पर होते हैं, भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, आपके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है उत्तर पूर्व में होती है तमिलनाडु से, सबसे कम जो वर्षा होगी वो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे कम वर्षा होगी, ठीक है। मैंने पहले उत्तर लिख दिया था, आप सही कर लें, दक्षिण होगा इसका। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, तो सही आंसर आपका कोरोमंडल तट होगा। छोटा नागपुर के पठार की हमने बात कर ली है, झारखंड में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो खनिजों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत की अंतरात्मा या भारत का रूर कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। के नाम से जाना जाता है, प्रश्न ही गायब हो गया इसमें तो, ठीक है। तो इसको हम सही कर लेते हैं। इसके ऑप्शन को देख के अगर प्रश्न आते हैं तो देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है। क्या होगा, विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न होगा। चंद्रगिरी हो गया, हेलबिडू हो गया, आपका हम्पी हो गया,
कोंडाबिदु आपका हो गया, कोंडाबिदु आपका हो गया। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य को हम किस नाम से जानते हैं, तो वर्तमान समय में हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी के खंडरों को क्या रखा गया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हम्पी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी जगह मिली है। और कब शामिल किया गया हम्पी के खंडरों को, तो विश्व विरासत सूची में हम्पी के खंडरों को 1986 में शामिल किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो प्रश्न डायरेक्टली भी बन सकता है कि हम्पी के खंडरों को कब शामिल किया गया, तो हम्पी के जो खंडर थे उनको कब शामिल किया गया, उनको 1986 में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो 4 पार्टों में डिवाइड था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने करी थी, तो वो 1336 में 2 सगे भाई थे, एक तो था हरिहर और दूसरा था बुक्का। तो 2 सगे भाई हरिहर व बुक्का ने क्या करी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो 1336 में की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना को। ठीक है, देखिएगा, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की थी। इस समय क्या था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी और तुगलक वंश का शासन चल रहा था। किसका शासन चल रहा था, तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तो इस समय जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो राजा हुआ करता था वो कौन हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे क्या थे, शासन करता थे। और इनके समय में एक तो आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई और एक आपके 1343 में एक साम्राज्य बना जिसे हमने कहा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था उसे हसन गंगू के नाम से जानते थे। क्या थे संस्थापक, हसन गंगू। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 राज्यों का निर्माण हुआ और 2 राज्यों की अगर बात करेंगे तो एक तो विजयनगर साम्राज्य था और दूसरा जो साम्राज्य था उसका नाम क्या था, बहमनी साम्राज्य था, जो 1347 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में आपके हुआ था। 4 भागों में डिवाइड हो गया। तो पहले वंश को हम क्या बोलते हैं, संगम वंश के नाम से जानते हैं। तो पहले वंश को संगम वंश के नाम से जानते हैं। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो पहला वंश क्या हो गया, संगम वंश हो गया। ठीक है, और उसमें जो एक राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय जो संबंधित थे वो आपके तुलुप वंश से संबंधित थे। किस वंश से थे, तुलुप वंश से। तो दूसरा जो हमारा कहलाया, सालुप वंश कहलाया। और तीसरा की बात करेंगे तो तीसरा जो था वो क्या कहलाया, तुलुप वंश कहलाया। और चौथा जो कहलाया वो क्या कहलाया, आरबीडू के नाम से जाना गया। हम डिटेल पार्ट में भी देखेंगे विजयनगर साम्राज्य को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था, कृष्णदेव राय उनका नाम था। और प्रश्न बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे, तो तुलुप वंश से क्या थे, संबंधित थे। कौन, कृष्णदेव राय आपके तुलुप वंश से थे, संबंधित थे। इन्होंने एक रचना लिखी जिसे हम कहते हैं अमुक्त मल्ल्याद। अमुक्त मल्ल्याद, इन्होंने एक रचना लिखी अमुक्त मल्ल्याद, जो किस भाषा में है, तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तेलुगु भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रचना जो है वो किस भाषा में लिखी गई, तो तेलुगु भाषा में लिखी गई, क्योंकि दक्षिण भारत का साम्राज्य था जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी भी क्या थी, तो हम्पी थी इसकी राजधानी। तो कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको कहते हैं हम अमुक्त मल्ल्याद के नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे, इनके समय में एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसको हम कहते हैं डोमिगो पायस। क्या नाम था उसका, तो पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस इनके समय में आया था। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करेंगे तो इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवराय प्रथम और एक व्यक्ति था देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य में। तो अगर बात करेंगे कि देवराय प्रथम के समय में कौन सा यात्री भारत आया था, तो निकोलो दी कॉन्टी। निकोलो दी कॉन्टी क्या था, देवराय प्रथम के समय में भारत आया था। और एक यात्री था जिसे हम कहते हैं अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो था
ये किसके समय में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में, देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, तो ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, आप याद रखिएगा। डोमिगो पायस किसके समय में? तो कृष्ण देव राय के समय में आया था। उसके बाद अगर बात करेंगे देवराय फर्स्ट के समय में कौन आया था? तो निकोलो दी क्वांटी आया था। अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? तो कृष्ण देव राय, सॉरी, देवराय द्वितीय के समय में आपके भारत आए थे। ऐसा बहुत बड़ा है आपका तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, उसमें विजयनगर साम्राज्य व दिल्ली यानी कि दक्कन का साम्राज्य शामिल था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध जब कब हुआ था? 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का आपका युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसे तो हमारा बहुत बड़ा साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य, तो इसके लिए आपके लिए मैं डिटेल लेके आने वाला हूं बहुत ही जल्द। अगर आपने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, हिस्ट्री से संबंधित वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस पर है। अगला प्रश्न है हमारा कि संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था? ये मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अच्छा, हटाया गया था, रखा नहीं गया था। तो रखा भी उसी टाइम गया था, कहीं ना कहीं तो हटाया गया था, तो रखा भी गया होगा। ठीक है, तो इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव समिति या सरकार, या अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे उनके समय में। तो संपत्ति के अधिकार को हम देखते हैं। तो संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है। तो संपत्ति के अधिकार की बात चलिए करते हैं। तो संपत्ति का अधिकार क्या था? पहले मौलिक अधिकार था। और जब हमारा संपत्ति का अधिकार जब मौलिक अधिकार था तो हमें अनुच्छेद नंबर 31 में इसका उल्लेख मिलता था। इसमें मिलता था अनुच्छेद नंबर 31 में। तो पहले जब भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो थे, कितनी संख्या थी? 7, लेकिन अब घटाकर कितनी कर दी गई है? 6। तो मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और मौलिक अधिकारों को हमने भारत में अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, क्योंकि भारतीय संविधान ने बहुत से तत्वों को भारत के विभिन्न देशों से क्या करा है? विश्व के विभिन्न देशों से क्या करा है? ग्रहण किया है। तो ऐसे हमने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया? तो हम कह सकते हैं हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। राइट, तो यहाँ से हमारा राइट्स है, यानी कि प्रॉपर्टी का हमारा क्या है? राइट है। तो पहले अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब क्या बन गया है? अब एक कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। तो हम कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। या हम कह सकते हैं संवैधानिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार भी है हमारा। ओके, अगर हम यहां से देखेंगे तो अब क्या रखा गया है? तो 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अवधारणा से अवगत कराया गया है। 1978 में। तो हमें दिखाना है कि 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं, जो भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। इनका जो शासन टाइम है वो 1977 से लेके 1989, यानी कि 1977 से लेके 1979 तक इनका क्या था? शासन टाइम था। तो 44वां संविधान संशोधन किनके समय में आया था? मोरारजी देसाई के समय में आया था। और अब जो रखा गया है संपत्ति के अधिकार को, तो अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A, इसमें 300A यानी कि 300 का में रखा गया है। भाग किस में रखा गया है? तो भाग नंबर जो हमारा आता है वो क्या आता है? आपके 12 में। तो 12वें भाग में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है, जिससे अनुच्छेद संबंधित है 300A। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद संबंधित है 300A। ठीक है, तो हमने देखा किसकी सरकार है? तो मोरारजी देसाई की क्या है? आपकी सरकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा रोमन में ही आपके लिखे आएगा कि भाग नंबर 12 में क्या है। तो भाग नंबर 12 में आपके संपत्ति का अधिकार है, जिसे रखा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978। आप 76 को ध्यान में ना रखें, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है उसमें क्या जोड़ा गया था? उसमें जोड़ा गया था आपके मौलिक कर्तव्यों को, जो हमने सोवियत संघ रूस से लिए हैं। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई या किसके द्वारा की गई। तो कब की गई या किसके द्वारा, यानी किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो 1935, 1919, 1982 या 1961। तो 1961 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1861 के अधिनियम के अकॉर्डिंग 1862 में की गई थी। ठीक है, तो पहला आपके यानी कि कोलकाता में स्थापित था, ठीक है, बॉम्बे में था और आपके कहां पर था, मद्रास में था। तो किसके तहत की गई आपके, ठीक है, 1862 में की गई, अधिनियम 1861 के अनुसार। तो आंसर क्या होगा, 1861 राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो चौथा फिर कौन सा बना, यानी कि तीन तो ए बन गए, फिर चौथा हमारा जो हाई कोर्ट बना वो क्या बना, इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस नाम से जानते हैं हम इसको, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये देखिएगा, ये जो बना था, तो बना था, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 17 मार्च 1866 में हुई थी। तो प्रारंभ में ये कहाँ बना था, तो प्रारंभ में ये आगरा में बना था, और उसके बाद से 3 वर्षों के बाद इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे इलाहाबाद नाम कब दिया गया, तो इसे इलाहाबाद जो नाम दिया गया था 1919 में क्या दिया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम दिया गया था। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक हाई कोर्ट कहाँ पर था, तो आगरा में था। आगरा की जो स्थापना करी है वो किसने करी है, तो वो आपके सिकंदर लोदी ने की है। आगरा की स्थापना किसने करी, सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी है। तो हमने देखा कि तीन जो हैं आपके, कोलकाता की स्थापना की बात करेंगे तो कोलकाता की जो स्थापना की है वो जॉब चारनाक ने की है। ठीक है, किसने करी है, तो जॉब चारनाक ने आपकी कोलकाता की स्थापना की। ठीक है, तो 1961 नहीं है आपके, 1861 है, याद रखिएगा। ठीक है, कहना भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है। वही पूछना है कि भारत का सबसे जो शुष्क भाग है वो कौन सा है। पश्चिमी राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। तो सबसे सूखा हुआ भाग आपके भारत का कौन सा है, थार रेगिस्तान है, यानी कि थार मरुस्थल है, जो आपके कहां पर, राजस्थान में है। तो पश्चिमी राजस्थान सबसे सूखा हुआ भाग है किसका, आपका सबसे शुष्क भाग की श्रेणी में आपके आता है। ठीक है, क्या है, थार रेगिस्तान है। ओके, चलिए देखते हैं, यहाँ गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है आपके थार रेगिस्तान में, ठीक है, तो गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है, गर्मी और ठंड की अगर हम यहाँ से बात करें तो गर्मियों का टेम्परेचर लगभग में 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सर्दियों की अगर हम बात करें तो सर्दियों में क्या होता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन थार रेगिस्तान में शाम को क्या चलती है, सर्द हवाएं चलती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में तो नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब हमारा लेह जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया आपका। ठीक है, 5 अक्टूबर 2019 से। वहां क्या है, सबसे कम बारिश होती है। ये प्रश्न अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वहां पर सबसे कम बारिश होती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा, भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है, तो भारत का सबसे शुष्क भाग है वो आपका थार रेगिस्तान है। अगर हमारा प्रश्न यहाँ पे होता कि भारत को ना लेके एशिया का सबसे शुष्क भाग कौन सा होगा, एशिया का सबसे शुष्क भाग कौन सा होगा, हमने प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करा और हमने आपसे के लिए एक प्रश्न बनाया। तो हमने देखा कि एशिया का शुष्क भाग कौन सा होगा, तो एशिया का जो सबसे शुष्क भाग होगा वो क्या होगा, गोबी मरुस्थल। अब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए जहां पे आपके इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गोबी मरुस्थल आपके कहां पर है, तो गोबी मरुस्थल आपके क्या है, चीन प्लस मंगोलिया के अंतर्गत आता है। चीन और मंगोलिया के अंतर्गत आपके क्या आता है, गोबी मरुस्थल आता है। तो एशिया का सबसे शुष्क की अगर बात करेंगे तो गोबी मरुस्थल आपका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनर्योजित शक्ति जो होती है वो कम होती है, यानी कि पुनः योजित नहीं कर सकती हैं, ऐसी कौन सी सेल्स हमारी होती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे सेल्स का अध्ययन क्या कहलाता, तो सेल्स का अध्ययन कहलाता आपका साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। तो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं, मस्तिष्क का अध्ययन आपका न्यूरोसाइंस कहलाता है।
मांसपेशियां, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका पेशी विज्ञान कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और जिगर का अध्ययन, जिगर मतलब होता है आपके यकृत, सबसे अधिक तो इसी में होती है, ठीक है। अगर एक पर नष्ट होता है, पुनः से जीवित हो जाता है, तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। शरीर के दाईं ओर स्थित होता है आपका हेपेटोलॉजी। सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर वाला पार्ट कौन सा होता है? आपका यकृत होता है, लीवर जिसको हम बोलते हैं। अगर यहाँ से सबसे बड़े कंफ्यूजन की बात करें तो क्या ब्लड, ब्लड में क्या सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है? इसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता? तो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, लेकिन ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता? हेमेटोलॉजी। और आपके लीवर जो हमारा जिगर है उसका अध्ययन क्या कहलाता? तो उसका अध्ययन कहलाता आपका हेपेटोलॉजी, उसका अध्ययन आपका कहलाता है, ठीक है। तो सबसे कम जो होती है वो किस में होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में होती है, ठीक है। अगर हम अपने खोपड़ी की बात करेंगे तो खोपड़ी में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां आपकी होती हैं। तो 22 बोन्स होती है हमारी, कहां पर? खोपड़ी में। तो याद रखिएगा, खोपड़ी में जो हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है आपकी? 22, राइट। आहार में कौन सी कमी से केरो केरोथाल्मिया नेत्र रोग हो जाता है? तो किस किस कमी से हो जाता है? केरोथाल्मिया रोग आपका हो जाता है। किससे नेत्र रोग है आपका? याद रखिएगा, तो प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के या राइबोफ्लोविन की कमी से। तो यहाँ से हम देखेंगे तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है आपका। विटामिन ए के अगर बात करेंगे तो रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का क्या है? आपके केमिकल नेम है। विटामिन की अगर हम बात करेंगे कि विटामिन की खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन की खोजकर्ता कौन है? कैसिमिर फिंक, कैसिमिर फंक क्या है आपके विटामिन के खोजकर्ता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विटामिन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कई सारे विटामिन होते हैं जो आपके, कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, बाकी कुछ आपके क्या होते हैं? वसा में। तो बी और सी विटामिन जो होते हैं वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। ए, डी, ई के जो विटामिन आपके होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, राइट। ओके, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे विटामिन से। अगला है, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क के द्वारा खोला गया था, अशोक के द्वारा खोला गया था, हर्ष के द्वारा, या फाहियान के द्वारा खोला गया था? फाहियान की अगर बात करेंगे तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री आपका फाहियान था, जो किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। किसके समय भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे। तो भारत आने वाला जो पहला चीनी यात्री था उनको हम क्या कहते हैं? फाहियान कहते हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कहाँ आए थे? भारत आए थे, ठीक है। अच्छा, अगले की अगर हम बात करेंगे कि हर्ष, तो हर्ष के समय में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसे हम कहते हैं हेनसोंग। तो हेनसोंग जो चीनी यात्री था वो किसके समय भारत आए थे? तो वो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे, ठीक है। तो यहाँ से हर्षवर्धन के समय में क्या आए थे? भारत आए थे, ठीक है। अशोक की अगर बात करेंगे तो अशोक के समय में कोई भी यात्री नहीं आया था। तो रेशम मार्ग किसने खोला? तो रेशम मार्ग खोला आपके कनिष्क ने। कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क कुषाण वंश के क्या थे? शासक, कुषाण वंश के शासक हैं। और कुषाण वंश के अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो कुषाण वंश के जो संस्थापक है उनको हम कहते हैं कुजुल। क्या कहते हैं? कुजुल कडफिशिस, कडफिशिस के नाम से इनको हम जानते हैं। तो कुजुल कडफिशिस के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। और एक क्या थे? कुषाण वंश के क्या थे? संस्थापक थे। कुषाण वंश के संस्थापक आपके कुजुल कडफिशिस हैं, ठीक है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन है कुषाण वंश का, तो यहाँ से हम कहते हैं हिम कडफिशिस। क्या नाम है इनका? हिम कडफिशिस, ठीक है। तो कुषाण वंश से। अगर हम कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। और प्रश्न कई बार बनता है पेपर में कि कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर थी। और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? आपके मथुरा की थी। कनिष्क का दरबारी कौन था? तो कनिष्क के जो दरबारी कवि जो थे उन्हें हम बोलते हैं अश्वघोष। क्या बोलते हैं उनको? हम अश्वघोष के नाम से जानते हैं, जिन्होंने क्या करी थी? बुद्ध चरित्र की रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र को हम बौद्धों की रामायण कहते हैं।
तो बौद्धों की रामायण हम किसे कहते हैं? बुद्ध चरित्र को कहते हैं, जिसकी रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष किसके संरक्षण में थे? तो राजा कनिष्क के संरक्षण में थे। और कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो आपके कुषाण वंश से संबंधित थे। तो कनिष्क भी क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। इसीलिए कनिष्क ने अपने शासन के दौरान चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जम्मू कश्मीर कुंडल वन में आयोजित किए, जिसके अध्यक्ष वसुदेव को बनाया गया था और एक कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। ध्यान रखिएगा, चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगति जो आयोजित की थी वो कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई थी। और कनिष्क भी किस धर्म से संबंध रखते थे? तो किस धर्म से रखते होंगे? यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। अशोक ने क्या करा कि जनता को शिलालेखों के माध्यम से सबसे पहले संबोधित करने का जो कार्य किया वो सम्राट अशोक ने किया। मैं आपके लिए फुल लेंथ वीडियो लेके आऊंगा अशोक के ऊपर, ठीक है। तो अशोक क्या थे? जनता को सबसे पहले संबोधित किए और 4 लिपियों का प्रयोग किया, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो अपने अभिलेखों में जो सबसे पहला जो अभिलेख खोजा था 1837 में जेम्स प्रीसेप ने, तो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने जो सबसे पहला जो अभिलेख खोजा था वो ब्राह्मी लिपि में खोजा गया आपका अभिलेख था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। कायान की हमने बात कर ली, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में क्या आए थे? भारत आए थे। हेनसोंग की अगर हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन के समय में आए थे। हर्षवर्धन के जो दरबारी जो कवि हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं उनको हम कहते हैं आपके क्या नाम से जानते हैं? उनको हम जानते हैं बाणभट्ट के नाम से। तो कौन थे दरबारी कवि? बाणभट्ट के नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम कहते हैं हर्षचरित। किस नाम से जानते हैं उस पुस्तक को? तो हर्षचरित के नाम से जानते हैं। कंफ्यूज ना होइएगा कि हर्षचरित किसने लिखी, तो हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, ना कि हर्षवर्धन ने लिखी है। तो हर्षवर्धन कहाँ की गद्दी पे बैठे थे? आपके थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। सिंहासन पर बैठने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन इनके जो सेनापति थे सिंहनाथ, उनकी सहायता से क्या बैठे थे? सिंहासन पर बैठे थे। भारत में कुंभ मेले की अगर किसी ने शुरुआत की है तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो किसका आता है? राजा हर्षवर्धन का आता है। तो राजा हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की भारत में क्या करी थी? शुरुआत की थी। तो इस तरह जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? कनिष्क। कनिष्क ने भारतीयों के लिए सबसे पहले रेशम मार्ग खोल दिया था। हर कह रहा है हवा की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो पहले तो हमें यही समझना होगा कि आर्द्रता आखिर है क्या। तो आर्द्रता मतलब होती है नमी, ठीक है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम कब बनाते हैं? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो बनाते हैं हम कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर हम बात करें, डे की बात करें, तो कब बनाते हैं? 2 फरवरी को बनाते हैं। और इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जो आपके आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, जिसे हम कहते हैं रामसर सम्मेलन। तो रामसर जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है? वो आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, आपके रामसर सम्मेलन, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आर्द्रता मापी जो यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रो नहीं, हाइग्रोमीटर। किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। और आप याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो डेंसिटी यानी कि घनत्व मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? आपके हाइड्रोमीटर है, ठीक है। तो तापमान की भी जरूरत होती है, स्थान की भी जरूरत होती है, मौसम की भी जरूरत होती है, और ऊपर के सभी, यानी कि जो हवा की आर्द्रता है वो सभी पर निर्भर करेगी। कैसा स्थान है? नमी वाला स्थान है। तापमान कैसा है? टेम्परेचर कैसा है, या कह सकते हैं मौसम कैसा है, तो सभी पर क्या करेगी? निर्भर करेगी आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आय में कौन कौन शामिल होता है? तो नेशनल इनकम की बात की जा रही है। तो नेशनल इनकम आखिर होती क्या है आपकी, ठीक है। भूकंप पीड़ित को आर्थिक मदद, लॉटरी पुरस्कार की जीत, एक बच्चे की पॉकेट मनी, या नए घर के निर्माण, है ना। तो ये ऊपर वाले तीनों नहीं होंगे, क्या होगा? नए घर का निर्माण। तो एक वर्ष में भारत की सीमा के अंदर रहकर, एक वर्ष में भारत की सीमा के अंदर रहकर जो भी आकलन किया जाता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कि भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर जो एक वर्ष में जो इनकम की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो किसने करी जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो की जाती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम बोल सकते हैं
सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, CSO के नाम से जानते हैं। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी वो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी और इसके लिए एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इस पुस्तक को प्रकाशित कब किया गया था, तो 1901 में क्या करा गया था, इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक थी वो 1901 में आई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1901 में आपकी आई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन क्या करता है, इसका आकलन करता है। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, आपका तृतीय क्षेत्र होता है। अगर प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो जैसे कृषि हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे विनिर्माण हो गया आपका, ठीक है, गैस आपूर्ति होगी, जल आपूर्ति होगी, आपके द्वितीय क्षेत्रों में आती है। और तीसरे क्षेत्रों में हमारा क्या आता है, सेवा क्षेत्र आते हैं, जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा हमें जो कर की प्राप्ति होती है वो किससे होती है, सेवाओं से होती है। जैसे बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, पुलिस हो गया, जो हमारी सेवा होगी, होटल हो गया, व्यापार हो गया, सब आते हैं सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे आते हैं। तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहली बार 20 रुपए प्रति 20 पर व्यक्ति 20 रुपए किया था 1867 में। 1901 में एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक पुस्तक लिखी थी किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, क्या प्रश्न बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। तो कह रहा है पानी का सबसे बड़ा उपयोग करने वाला उद्योग कौन सा है, कागज बाग, अल्प उद्योग, पल्प उद्योग, तापीय ऊर्जा, अभियांत्रिकी या आपका वस्त्र उद्योग। तो यह सबसे सरल प्रश्न है, क्या होगा, तो तापीय ऊर्जा ही करेंगे। तो भारत में कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर हैं भारत में 22, और परमाणु संयंत्र आपके कितने हैं, यानी कि ताप विद्युत ऊर्जा गृह हमारे कितने हैं, तो देख लेते हैं। जैसे आपके सबसे पहले बात करेंगे तारापुर की, तो तारापुर आपके कहां पर है, भारत का पहला है, आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। कैगा की बात करेंगे तो कैगा, कैगा, का से कर्नाटक, ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक में है। उसके बाद बात कर दिए काकरापार, किसकी बात करें, काकरापार की अगर बात करें, ठीक है, ये आपके कहां पर है, तो ये आपके गुजरात में है। नरौरा की बात करते हैं तो नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में, नरौरा कहां पर है हमारा, उत्तर प्रदेश में है नरौरा। उसके बाद कुंडलकुलम, ये आपके तमिलनाडु में, और उसके बाद तमिलनाडु में आपके दो हैं, एक आपका और है कलपक्कम, कलपक्कम भी कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। कलपक्कम भी आपका कहां पर है, तमिलनाडु में है हमारा। रावत भाटा की अगर बात करेंगे तो कहां पर है, आपके राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपके कहां पर है, तो ये आपकी राजस्थान में, राइट। तो ये हमारा जो सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, तो सबसे अधिक उपयोग यही होता है। भारत के पास 22 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं किसके पास, भारत के पास में। अगला प्रश्न है कि पौधे के किस रोग को रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, तो रिंग के नाम से जाना जाता है साइट्रिक कांक्रेक, कपास की काली भुजा, आलू की बिल्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा, तो आलू कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपको आलू देखने को मिलेगा। तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पौधों की वृद्धि अगर मापेंगे तो पौधों की वृद्धि जो मापने वाला यंत्र है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेस्कोग्राफ के नाम से जानते हैं। तो पौधों की जो वृद्धि मापता है वो क्या होता है, आपका क्रेस्कोग्राफ होता है। इसे हमारे भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस यानी कह सकते हैं जगदीश चंद्र बसु ने दिया था, जगदीश चंद्र
बसु ने दिया था। तो जगदीश चंद्र बसु के नाम से इसको हम जानते हैं। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ का क्या कराया था, डिस्कवर्ड किया था क्रिस्कोग्राफ को। तो पौधों की वृद्धि जो मापते हैं हम किससे मापते हैं, क्रिस्कोग्राफ से मापते हैं। करें मोनोकल्चर की विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, स्थानांतरण की खेती है, या कह सकते हैं निर्वहन की खेती है, या विशिष्ट बागवानी है, व्यवसायिक अनाज की खेती है। मोनोकल्चर की कृषि जो होती है वो मात्र एक फसल उगाने से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, केवल एक प्रकार की फसल उगाने पर आधारित होती है। ठीक है, तो प्रश्न भी हम बना सकते हैं कि केवल एक प्रकार की फसल उगाने पर आधारित होती है, उगाने पर आधारित होती है। तो केवल एक प्रकार की फसल उगाने पर आधारित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा लिख के बता दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, व्यवसायिक अनाज की खेती होती है। तो एक बार में एक ही फसल हम उगाएंगे। स्थानांतरित खेती की अगर बात करेंगे तो पूर्वोत्तर के आपके राज्यों में पाई जाती है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड में कौन सी होती है, स्थानांतरण खेती होती है। इसे झूम की खेती भी कहते हैं। इसको खेती को कहते हैं झूम की खेती भी कहते हैं। तो आपके पूर्वोत्तर राज्यों में मिलेगी आपको। ठीक है, अगर हम देशों में जाएंगे तो देशों में भी आपकी होती है, जैसे वियतनाम में अगर हम बात करेंगे तो स्थानांतरित खेती को हम रे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रे के नाम से जानते हैं। अगर इंडोनेशिया की बात करेंगे, इंडोनेशिया व मलेशिया में जो स्थानांतरित जो हमारी खेती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये भी आपके प्रश्न बनते हैं पेपर में। तो उससे हम डांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ से देखें तो ब्राजील में हम इसे रोका के नाम से जानते हैं, कि ब्राजील में हम रोका के नाम से जानते हैं। ब्राजील, ब्राजील में हम इसको रोका के नाम से जानते हैं। ठीक है, श्रीलंका की बात करेंगे, अपने पड़ोसी की बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका से हम इसे चेना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, चेना के नाम से जानते हैं। अगर वेनेजुला की बात यहाँ से करेंगे कि वेनेजुला में हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो कोनुको के नाम से हम इसे वेनेजुएला में जानते हैं। तो स्थानांतरित खेती है, आप देख लीजिएगा, इसे झूम की खेती कहते हैं। भारत के तो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी कि उस साइड में आपके पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में। यहाँ देखिएगा आप कि यहाँ पे हमको कहाँ कहाँ पे मिलेगी, तो आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, देखिएगा वियतनाम में हम इसको किस नाम से जानते हैं, रे के नाम से आते हैं। इंडोनेशिया में जानते हैं, ब्राजील में रोका आपकी हो गई, श्रीलंका में चेना के नाम से हो गई, और वेनेजुला में आपके कुनको के नाम से आपकी हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। क्या हमने प्रश्न का आंसर लगा लिया था, तो प्रश्न का आंसर तो हमने लगा लिया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया, अभी तो हमने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान था वो सबसे पहले किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले अनुमान लगाया था किसका, राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल स्टेटिस ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको कहते हैं। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सबसे पहले अनुमान लगाता है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने क्या करा, नेशनल इनकम को सबसे पहले दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते थे, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, ड्रेन मतलब रपक रहा है, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन की ओर जा रहा था, तो इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। उसके बाद इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस सिद्धांत का विरोध किसने किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जिन्हें हम कहते हैं सर सैयद अहमद खान ने क्या करा था, धन निष्कासन के सिद्धांत का क्या करा था, विरोध किया था। तो आप याद रखिएगा, धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किसने किया, तो सैयद अहमद खान ने। और धन निष्कासन का सिद्धांत दिया किसने था, तो ड्रेन थ्योरी की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यानी कि जो ब्रिटिश थे वो भारत का धन ब्रिटिश ले जा रहे थे, इसीलिए इसे धन रपकता हुआ सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो एससीओ क्या करता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं,
तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनडीए के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं भारत में। तो भारत में आपके 9 हैं, 45 हैं, 7 हैं, 111 हैं। तो भारत में कितने हैं आपके? 111 जलमार्ग हैं आपके। आप देखिएगा सबसे बड़े की अगर हम बात करेंगे तो हम इससे बोलते हैं नेशनल वाटर, ठीक है, वाटर वे के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ा आपका हल्दिया, क्या ठीक है, क्या है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा हल्दिया है आपका, हल्दिया से इलाहाबाद, यह से आपका इलाहाबाद का है। इसकी अगर बात करेंगे कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 1620 किलोमीटर का है ये। और आपके उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ, इसे हम वन कहते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार के साथ सीमा बनाता है, झारखंड, और आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड हो गया और आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अगर दूसरे की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। तो इन्हीं राज्यों के साथ आपका सीमा बना रहा है। तो सबसे लंबी आपकी जलमार्ग है, इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर लंबाई है। दूसरा जो आपका जलमार्ग है जिसे हम सेकंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पर है? वो आपके धुबरी, धुबरी से सादिया तक है। और अगर बात करेंगे इसकी लंबाई कितनी है, तो 891 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। किस नदी पर है आपके? तो आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। एक इस पे नदी पर है, तो आपके गंगा व भागीरथी नदी पर है आपका पहला वाला, ठीक है। तो याद रखिएगा कितने हैं भारत में? 111 हैं आपके कुल मिला के। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षुद्र ग्रह जो है किन ग्रहों के बीच में घूमता है? किन ग्रहों के बीच में घूम रहा है आपका, ठीक है। तो किन ग्रह के बीच में घूम रहा है आपका कौन सा? क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और यूरेनस। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रह की संख्या कितनी है। तो ग्रह है हमारे 8। तो किसके मध्य में है, यानी कि एस्ट्रॉयड इसको बोलते हैं हम इसे। तो मंगल और किसके मध्य में है? आपके बृहस्पति के मध्य में है, ठीक है। तो मिनी दो ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। क्यों लाल ग्रह बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। तो मंगल ग्रह को देख लेते हैं, तो मंगल ग्रह को यहाँ से देखेंगे तो इसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रह के नाम से जानते हैं लाल ग्रह। तो प्रश्न बनता है क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके दो ग्रह हैं, एक को कहते हैं हम फिबोस और दूसरे को कहते हैं हम डिमोस। अगर हम इसके वायुमंडल की बात करेंगे तो इसके वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो बादल छाए रहते हैं वो किसके बादल छाए रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बादल। तो इसके वायुमंडल में 95% क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। तो इस पर जीवन संभव भी हो सकता है, अभी ये वैज्ञानिक आपके तय करेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे बृहस्पति की, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा आपका ग्रह है। जिसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं गैनीमेड। क्या कहते हैं हम इसको? गैनीमेड के नाम से जानते हैं। और जो बृहस्पति जो ग्रह है उसे मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। तो मास्टर्स ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। और आपका सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? आपके बृहस्पति ग्रह। तो आपके दो ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पहले ये सुन लीजिएगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्या है? उसको चंद्रमा कहते हैं, ठीक है। और दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, जिसे हम कहते हैं बुध और शुक्र। दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। कह सकते हैं मरकरी और वीनस दो ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न मेरा यह है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि के हैं या बृहस्पति के हैं? ठीक है, आप बताइएगा। अगला,
कि संसद के खर्च के माध्यम से सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण कौन करता है? तो सार्वजनिक खर्च पर जो नियंत्रण करता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? अधिवक्ता की बात करेंगे, महाधिवक्ता तो राज्यों का महाधिवक्ता होता है आपका, जिससे कहते हैं एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसे भारतीय संविधान के 165 अनुच्छेद के तहत रखा गया है। ये कहाँ होता है? आपके राज्यों में होता है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राज्य के राज्यपाल इसकी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत नियुक्ति की जाती है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 148 के अंतर्गत आता है। जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? जिसकी नियुक्ति जो करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसकी नियुक्ति करते हैं आपके। ठीक है, और वाणिज्य मंत्री हो गए आपके, वित्त मंत्री हो गए, ये तो छोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैग, इसको क्या बोलते हैं? हम कैग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो पद हमने लिया है वो कहाँ से लिया? हमने ब्रिटेन से लिया। एक कैग जो हमने लिया है ब्रिटेन से लिया है। आईएएस का पद हमने कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता कहाँ से ली है? तो वो भी आपके ब्रिटेन से हमने ग्रहण की है। तो भारतीय संविधान उधारों का संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य के अधिवक्ता की अगर हम बात करेंगे तो हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के पहले जो अधिवक्ता थे उन्हें हम कहते हैं कन्हैया लाल मिश्र। कन्हैया लाल मिश्र उत्तर प्रदेश के पहले राज्य अधिवक्ता थे। तो राज्य अधिवक्ता जो होता है वो राज्य में होता है। इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं? आपके राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो सही आंसर की ओर अगर नींव रख देते हैं तो सही आंसर हमारा क्या होगा? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो होता है वो सार्वजनिक माध्यम से नियंत्रण रखता है खर्चों पर। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में शुष्क स्थिति में दरारें व सिकुड़न के गुण होते हैं? तो शुष्क जो मिट्टी होती है उसमें आपके गुण पाए जाते हैं, एक तो दरारें पड़ जाती हैं और आपकी सिकुड़न भी हो जाती है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? काली मिट्टी की मिट्टी, लाल झज्जरा मिट्टी, रेतीली मिट्टी या बुलई मिट्टी? सिंपल सा आंसर है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी किसकी फसल के लिए लाभदायक है? यानी कि कपास की फसल के लिए क्या है? पूरी तरह से लाभदायक है। ठीक है, तो काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है दक्कन ट्रैंप में सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी? आपके दक्कन ट्रैंप में मिलेगी। तो दक्कन ट्रैंप में सबसे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो काली मिट्टी हमारे कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता हमसे? अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि मंदिर स्थापत्य कला की जो द्रविड़ जो शैली है का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? तो द्रविड़ शैली का जो आरंभ है वो किस राजवंश के समय हुआ था? पल्लव राजवंश हो गया, चोल राजवंश हो गया, राष्ट्रकूट आपका राजवंश हो गया, या इनमें से कभी नहीं। तो मंदिर की स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है वो किस समय हुआ है? तो वो आपके जो समय जो हुआ है वो किस समय हुआ है? पल्लव के, चोल के, राष्ट्र के। ऐसे हमारे पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं क्या है हमारे पॉइंट। तो पल्लव की अगर हम बात करेंगे तो पल्लव राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है? आपके सिंह विष्णु। क्या है? आपके सिंह विष्णु। और इनकी जो राजधानी है वो क्या है? आपके कांचीपुरम। जो राजधानी है वो क्या है? हमारी कांचीपुरम है। ठीक है, अगर चोल की बात करेंगे तो चोल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। और राजधानी की बात करेंगे तो विजयालय। राजधानी की अगर बात करेंगे तो उरैयू आपके कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर राष्ट्रकूट की बात करेंगे तो दंती दुर्ग क्या है? संस्थापक दंती दुर्ग है। और राजधानी क्या है? आपके मान्यखेत। ठीक है, तो ऐसी हमारी राजधानी थी। अब किसकी, इसका जो आंसर क्या होगा? तो द्रविड़ शैली का विकास जो होगा वो किसके समय में होगा? पल्लव राजवंश के समय में होगा।
कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार देता है या रक्षा देता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो कहता है कि विवाह कर लेना आप लोग, आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर कहता है कि हमारी जो अनुच्छेद नंबर जो 21 है वो हमसे कहता है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से आप शादी कर सकते हो। ठीक है, जिससे हम एक हमारा क्या है, निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के तहत ही है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो आपके अनुच्छेद नंबर 21 में आता है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि हम कहीं भी अपना टाइम बिता सकते हैं, किसी के साथ अपना टाइम बिता सकते हैं, तो हमारी राइट टू प्राइवेसी है। अनुच्छेद 21 के तहत हम किसी भी व्यक्ति के साथ अपना प्राइवेट टाइम को बिता सकते हैं। ठीक है, ये 2017 से लागू कर दिया गया था निजता का अधिकार को। तो अपनी मनपसंद व्यक्ति से अगर शादी आपको करनी है तो आपके लिए अनुच्छेद 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि कहने का मतलब है कि लव मैरिज अगर आपको करनी है तो आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के तहत शामिल हो जाएं, तो आपकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी वहां पर। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है, जिसे क्या हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारे लिए जो हमारी संरक्षक है वो क्या है, हमारी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका को अगर हम देखेंगे तो अपनी जो जुडिशरी हमारी न्यायपालिका है जो, वो क्या है, आपके दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो हमारा हाई कोर्ट और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अगर हमें रिट को दायर करना है तो अगर हम हाई कोर्ट में दायर करेंगे तो हमें आर्टिकल नंबर 226 का प्रयोग करना होगा, बट अगर सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे तो आर्टिकल नंबर 32 का प्रयोग करना होगा। अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि क्या पावर किसके पास ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज्यादा है? तो आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण में सबसे ज्यादा जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। तो प्रश्न बनेगा कि हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा है, तो बिल्कुल सही, हाई कोर्ट के पास पावर क्या है, ज्यादा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के संरक्षण में, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में मौलिक अधिकारों के संरक्षण में, ठीक है, यह प्रश्न बन सकता है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, हाई कोर्ट से कम है। यानी कि हम स्पष्ट शब्दों में सीधे सीधे अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों के लिए अगर हमें रिट दायर करनी है तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, तो आपके सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है, आपके हाई कोर्ट के पास है। तो हाई कोर्ट की तुलना ज्यादा है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। तो अगर हम तुलना करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अगर अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों के संरक्षण में पावर सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा जो पावर है वो आपके किसके पास है, तो आपके हाई कोर्ट के पास सबसे ज्यादा क्या है, पावर है यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो किसने इसे वैध बना दिया गया, तो के.एस. पुट्टुस्वामी जो मामला आया था, के.एस. पुट्टुस्वामी जो मामला आया था 2017 में, उसी में शामिल था आपका निजता का अधिकार। तो ये भी प्रश्न पूछा सका किसके तहत शामिल किया गया था, तो के.एस. जो पुट्टुस्वामी जो मामला था उसके तहत इसे शामिल किया गया था। इसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी। तो किसी भी अगर हमारी 18 साल से ऊपर एज है तो हम किसी भी व्यक्ति के समय अपना, है ना, प्राइवेट टाइम को बिता सकते हैं, कहीं पर जाकर किसी भी पार्क में, कहीं भी होटल में जाके कहीं भी हम इसको बिता सकते हैं। कि हमारे राइट टू प्राइवेसी है, यानी कि निजता का अधिकार। अब वही हमको बताता है कि हमने जीवन, यानी कि मनपसंद व्यक्ति, यानी कि लव मैरिज अगर आपको करनी है तो आपको अनुच्छेद 21 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगा। अनुच्छेद 21 के तहत अपने मनपसंद व्यक्ति से आप शादी भी कर सकते हैं, ये भारतीय संविधान हमको बताता है। तो इसके लिए आप खुश हो जाएं कि आप लव मैरिज करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें, है ना। तो आप लव मैरिज ही करेंगे, नहीं करेंगे? लग रहा है कि आप लव मैरिज ही करेंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर करेगा राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, अब फिलहाल भारतीय संविधान ने अनुच्छेद बना दिया है, आप शादी लव मैरिज में करें, अरेंज मैरिज में करें, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्या है, बंद है पूरी तरह से। तो बंद, अगर मान लो कि घर का दरवाजा अगर बंद कर दिया जाए तो घर के दरवाजे से तुम अंदर बंद हो गए, तो ना तो जा सकते हो बाहर, ना तो आ सकते हो, ना तो जा सकते हो बाहर, ना तो आ सकते हो। तो बंद मतलब पूरी तरह से बंद। यानी कि अर्थव्यवस्था है तो क्या होगा, आयात और निर्यात होगा। तो घर के अंदर तुमको बंद कर दिया जाए, मेन दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो दरवाजा तोड़ के नहीं भागोगे।
ठीक है, अगर तोड़ के तो भाग सकते हो लेकिन वैसे नहीं कर सकते हो। तो व्यापार के माध्यम से अगर बात करेंगे, मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित होती है, गलत। घाटे का वित्त पोषण होता है, गलत। केवल निर्यात होता है, गलत। ना तो आयात होता है ना तो निर्यात होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर हम बंद कर दें किसी को तो वो घर से ना बाहर जा पाएगा ना कोई बाहर से अंदर आ पाएगा। तो उसमें आयात निर्यात पूरी तरह से क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस पे आधारित है, तो सबसे ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों पे क्या है, आधारित है। आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, यानी कि सार्वजनिक भी होती है और निजी भी आपकी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम जानते हैं उसको। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज की क्लास के प्रश्न हमारे यहाँ तक समाप्त हो चुके हैं। देखिएगा 6 बजे आप करंट अफेयर्स को देखिएगा। ठीक है, अगर हम आपके साथ टाइम के साथ में है तो आप भी हमारे साथ टाइम को बिल्कुल मैनेज करें। ठीक है, दोपहर 4 बजे, 8 बजे, 8 बजे और आपके वीडियो क्लास कितना, ठीक है, तो वीडियो की क्लास की अगर हम बात करेंगे तो 4 बजे। ठीक है, तो ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर करके पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।